बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 16 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर हो x और y, यानी कि दोनों जो है जीरो से बड़े हो। ठीक है, पॉजिटिव नंबर वही होते हैं, जीरो से जो छोटे होते हैं वो नेगेटिव रियल नंबर होते हैं और जीरो से बड़े जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो कि अगर हम x का स्क्वायर लें तो ये छोटा आएगा y के स्क्वायर से, देन हमने प्रूफ करना है x इज लेस देन y। हमने ये प्रूफ करना है कि अगर x का स्क्वायर y स्क्वायर से छोटा है तो फिर x भी y से छोटा होना चाहिए। ये चीज हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले यहाँ पर मैंने लिख दी कि टू प्रूफ, हमने प्रूफ क्या करना है कि x जो है वो y से छोटा है, x इज लेस देन y। ठीक है, और गिवन क्या है, ये जो हमें डिटेल दी गई है उसके मुताबिक x एंड y आर ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं और पॉजिटिव नंबर जो है वो जीरो से बड़े होते हैं। ठीक है, तो एक तो मैंने ये लिख दिया और दूसरा हमें ये एक्सप्रेशन दे दी गई कि x का स्क्वायर जो है वो छोटा है y के स्क्वायर से, ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखें, अब ये चीज साबित करने के लिए कि x छोटा है y से, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ये हमें पहले खत्म करना पड़ेगी। तो हम ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है इसके दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर को खत्म कर देगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब देखें, ये जो स्क्वायर रूट है और ये जो स्क्वायर की वैल्यू है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये y का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, y भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जब भी देखें हम ये स्क्वायर रूट से बाहर कोई वैल्यू लेके आते होते हैं, जिस तरह कि हमने एक्सरसाइज 4.4 में देखा था, हम ये वैल्यू के साथ प्लस माइनस दोनों साइन पुट करते होते थे, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मैं बता दिया गया है कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो नंबर है ये पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पर हम माइनस का साइन पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर माइनस का साइन पुट करते तो फिर ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, तो फिर हम ये प्रूफ नहीं कर पाते कि एक्स जो है लेस देन है वाई के या एक्स वाई से छोटा है। यहाँ पर देखें हमारा अब ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और इस चीज को हमने साबित कर लिया कि x इज लेस देन y, x y से छोटा है। ठीक है, यही चीज हमने ये साबित करनी थी। तो यहाँ पर नीचे आप लिखते हैं एज x एंड y आर पॉजिटिव, चूंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आप कह सकते हैं कि thus x इज लेस देन y के x y से छोटा है whenever, जब भी x का स्क्वायर लेस देन होगा y के स्क्वायर के फॉर पॉजिटिव रियल नंबर x एंड y। जब भी x और y जो है ये पॉजिटिव होंगे तो x जो है y से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर अब हमें एक थ्योरम को प्रूव करना है, बहुत ही मशहूर थ्योरम है और बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाता है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल या मुसल्लस हो इस तरह, ठीक है, तो इसके ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं, जो अंदरूनी जाविये होते हैं, इनको अगर आपस में हम जमा करें तो हमें 180 डिग्री टोटल मिलता है। ठीक है, ये चीज हमने साबित करनी है। तो देखें इसमें गिवन क्या है, हमें एक ट्राइंगल दी गई है, ये मैंने यहाँ पर ट्राइंगल बना लिया है, ये ABC करके। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये जो एंगल ए बी और सी है इनको अगर आपस में हम जमा करें तो हमें टोटल 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल है 180 डिग्री के। ये चीज हमने प्रूफ करनी है। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि इसके लिए डायग्राम को हमने बनाना होता है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि आपके पास ये जो लाइन है ए बी, ठीक है, इसके बिल्कुल पैरेलल इसकी सी में ऊपर एक और आप इस तरह लाइन लगाएं इसी डायरेक्शन में, जो कि ये जो पॉइंट सी है या वर्टेक्स सी है, जो हमारे पास कॉर्नर है सी, ठीक है, इस पॉइंट से इसको गुजरना चाहिए और ये वाली जो लाइन है बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए इस ए बी के। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये चीज लिखी है कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू वर्टेक्स सी पैरेलल टू ए बी, के इस वर्टेक्स सी या ये जो पॉइंट सी है इसमें से एक आप लाइन इस तरह गुजारते हुए इसको ड्रॉ करें जो कि ये जो नीचे वाली लाइन ए बी है इसके पैरेलल हो। ठीक है, दोनों एक सीध में हो। ठीक है, आपने ये लाइन लगानी है। उसके बाद देखिए हमारे पास ये जो एक एंगल बन रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे लेके इस ट्रायंगल की बाउंड्री तक, ठीक है, इसको आप नंबर 1 कर दें। और ये वाला जो एंगल जो कि इस ट्रायंगल की बाउंड्री से लेके इस स्ट्रेट लाइन तक बन रहा है, ठीक है, इसको आप नंबर 2 कर दें। इन दोनों एंगल को आपने नंबर 1 और नंबर 2 कर देना। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे और हर स्टेप के सामने उसकी डिटेल भी लिखेंगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहले देखें कि मैंने लिखा है प्रूफ। उसके बाद सबसे पहले मैंने लिखा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए के। देखें ये हमारे पास एंगल 1 है और ये हमारे पास एंगल ए है। ठीक है, तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल है एक ही सीध में, तो जब दो लाइन इस तरह पैरेलल हो
और उन दोनों लाइन को, जो लाइन आपस में मिलाती है इस तरह, ठीक है, इस लाइन के दोनों तरफ जो एंगल बनते हैं, जैसे ये एंगल ए है और यहां पर एंगल 1 है, ये एंगल आपस में मेजरमेंट में बराबर होते हैं, ठीक है, इनको अल्टरनेट एंगल कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एंगल 1 इक्वल है एंगल ए के और एंगल 2 इक्वल है एंगल बी के, ठीक है। एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल ए है और एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल बी है। ये दोनों आपस में मेजरमेंट में या पैमाइश में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहां पर लिख दी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए के। इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। मैंने सामने इसकी रीजन भी लिख दी, ठीक है। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी के, और इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। और ये भी क्यों इक्वल है? क्योंकि ये भी आपस में अल्टरनेट एंगल, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसके साथ ये जो नीचे 3 एंगल बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है इस स्ट्रेट लाइन से लेके इस ट्रायंगल की बाउंड्री तक, ये एंगल 1 है। फिर एक एंगल ये सी है जो कि इस ट्रायंगल की एक बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री तक है, और फिर एक ये एंगल 2 है जो कि इस ट्रायंगल की एक बाउंड्री से लेकर वापस इस स्ट्रेट लाइन तक हो जाता है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन के यहां से अगर आप शुरू और वापस स्ट्रेट लाइन पे आए तो ये तीनों एंगल को अगर आप जमा करेंगे तो आपको 180 डिग्री मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस तरह स्ट्रेट लाइन हो हमारे पास, जिस तरह ये है या ये है, तो इस पे जो एंगल बनता है इस लाइन से शुरू होकर वापस इस लाइन पे आए तो ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों एंगल को अगर आप सम करेंगे तो ये एक पूरे स्ट्रेट लाइन का एंगल बन रहा है जो कि 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यही चीज मैंने यहां पर लिख दी कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल सी को आपस में ऐड करें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। और ये क्यों इक्वल होगा मैंने यहां पर वजह बता दी कि एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की एंगल है तीनों को जमा करेंगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। अब नेक्स्ट आप ये जो एंगल 1 और 2 है इनकी जगह आप ये एंगल ए और बी पुट कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 ए के इक्वल है और एंगल 2 जो है बी के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने एंगल 1 की जगह ये एंगल ए को पुट कर लिया और एंगल 2 की जगह मैंने एंगल बी को पुट कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये जो ट्रायंगल थी इसके जो अंदरूनी जाविये थे या इंटीरियर एंगल थे ए बी सी, देखिए ये तीनों आ गए हमारे पास, ठीक है। तीनों को सम करें तो हमें 180 डिग्री मिलता है, ठीक है। इस तरह ये हमने प्रूफ कर लिया कि ट्रायंगल की जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2 से लिखा है कि मैंने ये वैल्यू जो है ए और बी की कहां से पुट की है, ये इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया। आप बस नीचे इसका लिख लेंगे, हेंस द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये चीज हमने प्रूफ कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर प्रूव दैट। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने प्रूफ करना है। अगर ये जो ए बी सी, और यहां पर उन्होंने डी मेंशन नहीं किया, डी भी होना चाहिए, ठीक है। ये ए बी सी डी अगर नॉन जीरो रियल नंबर हो, यानी कि ये अगर जीरो के इक्वल ना हो, तो हमें ये एक्सप्रेशन जो दी गई है अब इसको हमने प्रूफ करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। अब ये पार्ट ए है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। यहाँ पर ये देखें, ये बाय कंडीशनल या इक्विवेलेंस का साइन आ रहा है, ठीक है। ये है ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी इज इक्विवेलेंट टू ए डी इक्वल बी सी, ठीक है। तो अब हमने ये जो एरो वाला साइन है जिसको कि बाय कंडीशनल या इक्विवेलेंस का साइन बोलते हैं, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। वैसे तो देखें, अगर इसको हम सिंपली सादा तरीके से सॉल्व करें तो ये डी को इधर लेके जाएंगे तो ये ए डी हो जाएगा, बी को इधर लेके जाएंगे तो ये बी सी हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, बल्कि हमने इसको प्रूफ की शक्ल में सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे और हर स्टेप के सामने उसकी डिटेल भी मेंशन करेंगे कि ये स्टेप हमने क्यों परफॉर्म किया या इस स्टेप में हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, ठीक है। तो देखें, अब ये वाली साइड मैंने यहां पर लिखी। अब सबसे पहले देखें, यहां पर ए ओवर बी है और ये सी ओवर डी है, तो हम ये बी और डी ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बी डी को हम इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें, मैंने ये बी डी जो है ये ए ओवर बी से भी मल्टीप्लाई कर लिया और सी ओवर डी से भी मल्टीप्लाई कर लिया। जब हम इक्वेशन की दोनों तरफ ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। तो ये मैंने इस प्रॉपर्टी के तहत या इस रूल के तहत ये जो वैल्यू थी बी डी, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हम ये जो a ओवर b आ रहा है इसको हम a इंटू 1 ओवर b करके लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो c ओवर d आ रहा है इसको हम c इंटू 1 ओवर d करके लिख सकते हैं। यहां पर हमने ये वाला रूल अप्लाई किया, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह वैल्यू आ रही हो a ओवर b की शक्ल में तो उसको हम 1 ओवर b इंटू a करके लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। तो इसमें अब देखें, हमारे पास अगर आप पहले लेफ्ट साइड देखें, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के हमारे पास 3 पार्ट बन रहे हैं। एक ये a है, एक 1 ओवर b है और एक ये ब्रैकेट के अंदर b d आ रहा है। और यही चीज देखें राइट साइड पे है, एक पार्ट ये c आ रहा है, एक 1 ओवर d आ रहा है और एक ये ब्रैकेट के अंदर b d आ रहा है।
तो अब हम ये करते हैं कि दोनों तरफ जो है ये जो यहाँ पर वैल्यूज आ रही है इनकी ग्रुपिंग चेंज कर लेते हैं। हम ये करते हैं कि ये 1/b और b इनको आपस में इकट्ठा कर लेते हैं, इनको आपस में एसोसिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 1/d और ये वाला जो d आ रहा है इनको आपस में इकट्ठा कर लेते हैं या इनको आपस में एसोसिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने यही काम किया है, मैंने ये a लिखा और उसके बाद ये 1/b इंटू ये वाला b लिख दिया और इस d को मैंने अलग कर लिया। इसी तरह यहाँ पर ये मैंने 1/d इंटू ये वाला जो d है इसको लिख दिया और b को मैंने अलग करके लिख दिया। तो ये हमने एसोसिएशन की, हमने ग्रुपिंग चेंज की, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखें ये वाला b और ये वाला b कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला d और ये वाला d कैंसिल हो जाएंगे। आपने दोनों पे इस तरह क्रॉस पुट कर लेना है। ठीक है, मैंने क्रॉस पुट नहीं किया लेकिन आप दोनों को इस तरह क्रॉस कर लें। ठीक है, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर a इंटू ये वाला d रह गया, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर ये c इंटू b ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास a d इक्वल टू c भी आ गया। और ये वैल्यू हमें किस तरह मिली कि हमने ये b को b से कैंसिल किया, d को d से कैंसिल किया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये वाला जो हमें स्टेप मिला है ये कैंसिलेशन लॉ की वजह से मिला। ठीक है, और नेक्स्ट अब आप ये जो c भी आ रहा है इसको आप सीधा कर दें, b को पहले ले आए c को बाद में ले आए। तो हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, b को पहले लेके आए c के बाद में लेके आए। तो जब हम वैल्यूज की पोजीशन चेंज करते हैं तो इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने कम्यूटेटिव लॉ के जरिए ये जो c b था इसको bc करके लिख दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारे पास देखें, ये जो हमने लेफ्ट साइड इस जो बाई कंडीशनल की आ रही थी ये वाली साइड, इसको जब सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यू मिली जो कि इक्वल है। देखें ये जो राइट साइड वाली वैल्यू इसके इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने ये जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास आ रही थी, यही जो इक्विवेलेंस वाली स्टेटमेंट हमारे पास आ रही थी, इसको हमने प्रूफ कर लिया, इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमने इक्वल साबित कर लिया। ठीक है, तो यहां पर बस आप लिख लेंगे हेंस ये जो हमें कंडीशन दी गई थी इसको हमने प्रूफ कर लिया। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट बी है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसको हमने इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है प्रूफ राइट हैंड साइड के। ठीक है, देखिए अगर आम तरीके से देखा जाए तो बस ये a को c से मल्टीप्लाई कर लें, b को d से मल्टीप्लाई करें तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाता है। लेकिन हमने इसको इस तरह सिंपल वे में प्रूफ नहीं करना, हमने इसको सॉल्व करना है प्रूफ की सूरत में, यानी कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और हर स्टेप के सामने हमने उसकी रीजनिंग देनी है, उसकी डिटेल देनी है कि ये स्टेप हमने इस तरह क्यों परफॉर्म किया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको प्रूफ की शक्ल में सॉल्व करना है। तो अब ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं और इसको हम इक्वल लेके आएंगे ये राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो आप पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की ये आप लिखें। अब देखें ये जो a ओवर b और c ओवर d आ रहा है इनको मैं इस तरह लिख सकता हूं, a ओवर b को लिख सकता हूं a इंटू 1/b और c ओवर d को लिख सकता हूं c इंटू 1/d। ये मैंने यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई किया कि अगर आपके पास इस शक्ल में वैल्यू आ रही हो a ओवर b की सूरत में तो आप उसको 1/b इंटू a इस सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, आप इनको अलग-अलग कर सकते हैं। तो यही मैंने इन दोनों टर्म पे ये वाला रूल अप्लाई करके इस तरह लिख दिया। अब हम ये करते हैं कि ये जो a और c है इनको इकट्ठा कर लेते हैं और 1/b और 1/d को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि हम इनकी ग्रुपिंग चेंज कर लेते हैं या इनकी आप कह सकते हैं कि एसोसिएशन चेंज कर लेते हैं। हम a को c के साथ एसोसिएट कर लेते हैं या इकट्ठा कर लेते हैं और 1/b को 1/d के साथ एसोसिएट कर लेते हैं या इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने यही काम किया, a को c के साथ इकट्ठा कर लिया और 1/b को 1/d के साथ इकट्ठा कर लिया। तो ये इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, हमने एसोसिएशन चेंज कर ली, हमने ग्रुपिंग चेंज कर ली। उसके बाद देखें अब यहाँ पर ये जो 1/b और 1/d आ रहा है ये अलग-अलग आ रहे हैं, तो इनको हम इकट्ठा 1/b इंटू d लिख सकते हैं। सेम हमने ये वाला रूल अप्लाई किया जो कि यहाँ पर किया था, यहाँ पर हमने अलग-अलग किया था। ठीक है, a और b को हमने 1/b इंटू a करके लिख दिया था और यहाँ पर अब ये हमारे पास ऑलरेडी अलग फॉर्म में था तो इनको हमने यहाँ पर इकट्ठा करके लिख दिया। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वापस a और b की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 1/bd की सूरत में लिख दिया, यानी कि सेम यही वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ। ठीक है, अब आपके पास देखें ac ओवर 1/bd आ रहा है। अब ये दोनों वैल्यूज अलग-अलग हैं तो अब आप इनको भी इकट्ठा कर सकते हैं सेम इसी रूल को अप्लाई करते हुए। ठीक है, तो देखें ये मैंने ac लिख दिया ओवर bd लिख दिया, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया और सेम ही वाला रूल मैंने अप्लाई किया। ठीक हो गया, यानी कि जैसे 1/b इंटू a को हम a ओवर b करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ac इंटू 1/bd को मैंने ac ओवर bd करके लिख दिया। और ये किसके इक्वल है, देखें ये मैं जो इक्वेशन दी गई थी राइट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यू आ रही है और इसी के इक्वल हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू आई है ये इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया। ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट सी है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन हमने सिंपल तरीके से प्रूफ नहीं करना। देखिए सिंपल तरीके से तो हम सिंपल ये कर सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है प्रूफ की शक्ल में। ठीक है, यानी कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और हर स्टेप के सामने उसकी रीजनिंग देंगे, उसकी डिटेल देंगे कि हमने ये स्टेप इस तरह क्यों परफॉर्म किया है, इस स्टेप में हमने कौन सा रूल अप्लाई किया। ठीक है, तो अब ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और इसको हम इक्वल लेके आते हैं राइट हैंड साइड पे।
तो आप पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आप लिखें, मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड पुट कर ली। अब देखें ये जो a ओवर b और c ओवर b आ रहा है, a ओवर b को मैं लिख सकता हूँ a इंटू 1 ओवर b और c ओवर b को मैं लिख सकता हूँ c इंटू 1 ओवर b। यहाँ पर मैंने ये वाला रूल अप्लाई किया है कि अगर आपके पास इस शक्ल में वैल्यू आ रही हो a और b की सूरत में, तो इनको हम इस तरह अलग करके 1 ओवर b इंटू a करके लिख सकते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पर अप्लाई की है दोनों के लिए और इनको मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये हमारे पास दो टर्म आ रही है और दोनों में 1 ओवर b कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 ओवर b को मैंने कॉमन ले लिया और लेफ्ट साइड पे ये a रह गया और ये c रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस स्टेप के लिए जो रीजनिंग मैंने लिखी है वो मैंने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी है। ठीक है, इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्यों लिखा है। लेकिन यहाँ पर आप चूंकि हमने b को 1 ओवर b को कॉमन लिया है तो आप यहाँ पर कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन लेके इस स्टेप पे आए। ठीक है, तो आप इसको अगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर भी लिख लें तब भी ठीक है। और मैंने यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से लिखा है कि देखें ये 1 ओवर b के लेफ्ट साइड पे a प्लस c आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज है a और c ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगी, यानी कि a जो है इस 1 ओवर b के साथ एक बार चला जाएगा और c जो है इस 1 ओवर b के साथ चला जाएगा। ये दोनों वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट होगी लेफ्ट साइड वाली, तो इसलिए इसको मैंने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखा। तो आप ये लिखते हैं तब भी ठीक है, या यहाँ पर आप कॉमन फैक्टर लिख लें तब भी ठीक हो गया। तो अब देखें आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें a प्लस सी और 1 ओवर b अलग अलग आ रहे हैं, तो इनको अब हम इकट्ठा लिख सकते हैं सेम यही रूल अप्लाई करते हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने जब ये इकट्ठे थे तो इनको हमने अलग कर लिया था। अगर इस तरह हमारे पास अलग फॉर्म में कोई वैल्यू आ रही तो उनको हम इस तरह इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पर देखें ये मैंने a प्लस सी ओवर b लिख दिया और ये मैंने रूल अप्लाई कर लिया। अब ये हमारे पास देखें ये जो वैल्यू आई है, अगर आप ये राइट हैंड साइड देखें तो बिल्कुल इसके इक्वल है, a प्लस बी ओवर b आ रहा है और यहाँ पर भी देखें a प्लस बी ओवर b आ रहा है। जो तो इस तरह मैंने लिख दिया कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ये इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड। इस तरह हमने जो इक्वेशन में दी गई थी उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट इस एक्सरसाइज में समझ में नहीं आया हो, मैंने इस एक्सरसाइज की काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, तो अगर उन वीडियोस में से कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।